नमस्कार, मैं उदय मिश्रा हाजिर हूँ आपके सामने पेडागोजी की क्लासेस लेकर। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए कुछ रिवीजन करते हैं। ग्रोथ के बारे में क्या क्या याद है आपको? ग्रोथ क्या था? एक मात्रात्मक विकास था। कैसा था? मात्रात्मक विकास था। डेवलपमेंट कैसा था? एक गुणात्मक विकास था। लेकिन अगर गुणात्मक विकास के साथ साथ अगर उसमें मात्रात्मक जोड़ देते हैं तो वो गलत नहीं है। तो डेवलपमेंट के अंदर मतलब विकास के अंदर मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों चीजें आती हैं। ठीक है। ग्रोथ के बारे में, ग्रोथ की कुछ चीजें बोलिए। जैसे ग्रोथ हमें दिखाई देती है, ग्रोथ और जो विकास है वो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है। ग्रोथ जैसे हमारे फिजिकल चेंजेस, हमारे शारीरिक परिवर्तन जो हमें दिखाई, जैसे हमारी ऊंचाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, है ना, तो ये सब ग्रोथ में आता है। डेवलपमेंट में जैसे हमारे कैरेक्टर का डेवलपमेंट होना, क्या हमें पता चलता है कि कोई इंसान कितना सहनशील है, कितना गुस्से वाला है, ये देख के नहीं बता सकते। तो वो सब इसके अंदर एक तरीके से मैच्योरिटी की बात करें तो वो सब किसके अंदर आएगा? डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की थी ग्रोथ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास के सिद्धांत की। तो उसमें हमने ये सिद्धांत पढ़े थे। फिर से उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे पहला था निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत का तात्पर्य है कि हमारा जो विकास है वो निरंतर पूरे जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। दूसरा था व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या तात्पर्य है कि हर इंसान अपने में विशिष्ट है। कोई जल्दी सीखेगा, कोई बाद में सीखेगा, और उससे पड़ने वाले प्रभाव क्या होंगे? एक तो कह सकते हैं अनुवांशिक और एक हमारे वातावरणीय कारक। दो कारक होते हैं, एक अनुवांशिक और एक वातावरणीय कारक, मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। तीसरा क्या है? दर असमान होती है। ठीक है। अब कोई ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, कोई धीरे से बढ़ रहा है ना, तो ये भी है। गति असमान होती है। अब कोई जल्दी सीख रहा है, कोई देर में सीख रहा है, वो भी मतलब गति भी असमान होती है, दर भी असमान होती है। तीसरा क्या है? एक दिशी होता है। गति और दर असमान होने के बावजूद जो डेवलपमेंट होता है उसकी दिशा हमेशा एक जैसी होती है ना, कि जैसे इन्फेंसी में वो विकास जो एक सुनिश्चित विकास है, जो इन्फेंसी में क्या विकास होंगे, फिर क्या होंगे चाइल्डहुड में क्या विकास होंगे, फिर क्या होंगे उसमें मतलब एडोलेसेंस में क्या विकास होंगे, फिर एडल्टहुड में क्या विकास होंगे। तो इसी तरीके से एक दिशा के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। एक मैंने आपको दूसरा भी बताया था कि सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉर्डल मतलब कि हमारा सांस सेफेलोकॉर्डल सांस से, तो सिर से पैर की ओर जो विकास होता है वो हमारा कौन सा विकास है? सेफेलोकॉर्डल। तो सबसे पहले यही होगा सेफेलोकॉर्डल, फिर उसके बाद कौन सा होगा? प्रॉक्सिमोडिस्टल, मतलब अंदर से बाहर की ओर। मतलब सबसे पहले इंसान क्या होता है? लंबा होता है, फिर क्या होता है? चौड़ा होता है। ओके। एकीकरण का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में क्या था कि जब छोटे छोटे जो हमारे विकास है वो सब मिलकर, जैसे हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जितने भी तरीके के डेवलपमेंट है वो सब मिलकर एक बड़ा रूप धारण करके हमारी व्यक्तिगत हम या हमारे व्यवहार में प्रदर्शित होते हैं कि नहीं होते हैं? सहसंबंधता का सिद्धांत। सहसंबंधता का सिद्धांत क्या है कि इसमें जो भी डेवलपमेंट है, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट, जितने एक दूसरे पे क्या है? रिलेटेड है। अगर किसी भी स्टेज में जो हमारी स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, उसमें अगर कोई भी किसी भी विकास में कोई कमी रह जाती है तो आने वाले स्टेज में, आने वाले विकास में उसका प्रदर्शन होगा, उसमें भी वो कमी दिखाई पड़ेगी। फिर क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो जो बच्चा छोटा होता है तब वो क्या करता है? पूरे हाथ पैर चलाता है कि नहीं चलाता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो स्पेशल वर्क्स, जैसे अगर उसको सिर्फ उंगलियों को काम है तो उंगलियां चलाएगा, हाथ का काम है हाथ चलाएगा। जैसा भी भविष्यवाणी की जा सकती है, किसकी वजह से विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है कि हम शुरुआत में बच्चे के लक्षण देखकर बता सकते हैं कि ये आखिर किस फील्ड में जाना चाहेगा। सर्पीले आकार का होता है, सर्पीले मतलब स्पाइरल, देखा था कि डेवलपमेंट इज स्पाइरल, है ना। तो स्पाइरल मतलब कि पहले बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर मतलब एक जगह पे दो जो विकास होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? एक जगह पे ज्वाइंट होते हैं। तो ऐसे ही करके हमारे विकास जो है वो बढ़ते रहते हैं। ठीक है। तो ये थे विकास के सिद्धांत। आप चाहे तो इनको एक बार फिर से नोट कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। आज का जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट।
क्या है? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट या विकास के चरण। हमने आपको बताया था कि पेडागोजी बस एक यही कहानी है कि बच्चा पैदा होता है, उससे ज्यादातर हमें पढ़ना है 18 वर्ष तक कि 18 वर्ष तक उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं। हमने भी यहाँ जो पढ़ेंगे वो 0 से 18 वर्ष का ही हमें पढ़ना है, ठीक है। तो 0 से 18 वर्ष तक जो जो स्टेजेस हैं उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं, फिर उसके बारे में किसने क्या क्या कहा है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब जो कुछ भी है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अभी हमें क्या पढ़ना है? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास के चरण। अगर बात की जाए विकास के चरण की, तो मुख्यतः जो है विकास के मेनली 3 ही चरण होते हैं, एक इन्फेंसी, एक चाइल्डहुड, एक एडोलेसेंस, ठीक है, जो हमें पढ़ना है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा उससे पहले का लेंगे और उससे एक बाद का भी लेंगे। तो ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है प्रीनेटल, मतलब पूर्व प्रसव काल। पूर्व प्रसव काल, ठीक है। तो पहला काल कौन सा है? पूर्व प्रसव काल, ठीक है। इसकी अवधि कितनी है? अवधि अगर दिन में कही जाए तो 280 दिन, अगर हफ्ते में कहा जाए तो 40 हफ्ते, 40 वीक्स, और अगर मंथ और डेज की बात की जाए तो 9 मंथ एंड 10 डेज, 9 मंथ्स एंड 10 डेज। फिर उसके बाद दूसरा काल कौन सा है? अभी तो ये बच्चा पैदा नहीं ना हुआ है। फिर उसके बाद जो दूसरा काल आएगा वो आएगा हमारा शैशवावस्था या इन्फेंसी, शैशवावस्था। इसका जो टाइम पीरियड मानते हैं हम 0 से 5, ठीक है, 0 से 5 साल, ओके। फिर इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा बाल्यावस्था। क्या आएगा? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था की उम्र क्या मानेंगे? बाल्यावस्था की उम्र होती है 6 से 12 साल, ठीक है। फिर बाल्यावस्था के बाद फिर आएगा किशोरावस्था। क्या आएगा? किशोरावस्था। किशोरावस्था, किशोरावस्था में क्या होता है कि अब 6 से 12 हो गया, अब यहां से कितना आएगा? 13 से 18 साल तक के बच्चे, है ना, 13 से 18 साल। फिर इसके बाद एक और आएगा, वो है वयस्कता। इसमें आप कह सकते हैं 18 प्लस, है ना, 18 साल से ऊपर, ठीक है। तो ये हमारी एक तरीके से स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है, लेकिन हमें मेनली फोकस सिर्फ 3 पे करना है, एक शैशवावस्था, एक बाल्यावस्था और एक किशोरावस्था। कौन कौन सी? एक शैशवावस्था, एक बाल्यावस्था और एक किशोरावस्था। आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम एक एक को डिस्क्रिप्शन से मतलब डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। जैसे पहले शैशवावस्था के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, फिर बाल्यावस्था के बारे में, फिर किशोरावस्था के बारे में, ठीक है। नोट कर लिए। नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो इसके बाद हम फिर से एक जो शैशवावस्था है इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। शैशवावस्था, इसकी उम्र क्या है?
0 से 5 साल। ओके, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इन्फेंसी। क्या कहते हैं? इन्फेंसी स्टेज। ओके, ठीक है। तो अच्छा, इनको सबसे पहले हमने पढ़ा सहसावस्था। इसको किन किन नामों से और जानते हैं, कि हमें पहले तो ये समझना होगा कि आखिर सहसावस्था को किन किन और नामों से जानते हैं। सबसे पहले इसको कहते हैं टॉय एज। क्या कहते हैं? खिलौने की उम्र। होती है कि नहीं होती? बच्चा 0 से 5 साल में किससे खेलेगा? खिलौने से खेलेगा। तो इसको किस नाम से पहले जानते हैं हम? खिलौने की उम्र। क्या कहते हैं? खिलौने की उम्र या टॉय एज। ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं? ये आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग होता है ना? तो मतलब सीखने का भी एक तरीके से अच्छा है, लिख सकते हैं आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग। ओके, मेनली इसको हमें जो याद रखने वाला है कि इसको किस नाम से जानते हैं? टॉय एज की उम्र के नाम से भी जानते हैं, मतलब खिलौने की उम्र के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इसके अंदर आखिर क्या क्या बच्चे के अंदर किस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाए। ठीक है, विशेषताएं किस प्रकार की है। देखिए क्या होगा, सबसे पहली विशेषता, क्या बच्चे के अंदर सामाजिकता या नैतिकता पाई जाएगी? बताइए, जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर कोई सामाजिकता या नैतिकता होती है? अगर कोई बच्चा उसको मारता है तो क्या पलट के उसको नहीं मारता है? बड़ा मारे चाहे छोटा मारे, उसको पलट को मारना है ना? तो सबसे पहले क्या है? सामाजिकता व नैतिकता का अभाव। अच्छा, स्वभाव कैसा होता है? स्वभाव एक तरीके से नकलची स्वभाव होता है ना? तो नकलची स्वभाव, इसको कहते हैं इमिटेशन। क्या कहते हैं? इमिटेशन। ओके, मतलब लैक ऑफ सोशलिटी एंड मोरालिटी, इसे कहेंगे इमिटेशन। तीसरा क्या है? जो भी उसका स्वभाव होता है वो उसके सेंसेस पे डिपेंड होता है, कि जैसा उसकी नीड है उसी के अकॉर्डिंग उसका स्वभाव होता है। तो व्यवहार विवेक पर आश्रित, मतलब ऑन सेंसेस, है ना? तो जो व्यवहार है वो किस पे डिपेंड है? ऑन सेंसेस। तीसरा क्या है? तीसरा, चौथा है, जो बच्चे होते हैं वो मेनली किस पे डिपेंड होते हैं? जिसको वो देख रहे होते हैं, तो दूसरों पर निर्भर होते हैं। बच्चे दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, अब ये इतनी बात होगी। अब हम बात इसी में बात करते हैं विकास की। तो विकास की गति कैसी होगी, आप बताइए? विकास की गति कैसी होगी? विकास की गति अधिक, विकास की गति अधिक, अधिकतम लिखिए, अधिक नहीं अधिकतम। ठीक है, तो जितनी भी हमने स्टेजेस देखी हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि फास्टेस्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट किसमें होता है, तो कौन से स्टेज में? इन्फेंसी स्टेज में। और क्या है कि हाईएस्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट जहां पे सबसे उच्च डेवलपमेंट कहां होगा? वो होगा हमारा एडोलेसेंस में। लेकिन कहा जाएगा फास्टेस्ट तो किसमें होगा? इन्फेंसी स्टेज में। ठीक है, तो सामाजिकता नैतिकता का अभाव, नकलची स्वभाव मतलब इमिटेट करेगा, व्यवहार वेट पर आश्रित, सेंसस मतलब सेंसस पे डिपेंड है, दूसरों पर निर्भर होते हैं, और विकास की गति कैसी होती है? अधिकतम होती है। आप नोट कर सकते हैं इसको। एक और लिख लीजिए, स्वमोह होता है। स्वमोह मतलब सिर्फ अपने से प्यार है, वो नहीं सिर्फ खाना है। आप एक टॉफी दे दीजिए, आपको नहीं दे सकते वो, समझ रहे हैं? छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनसे कोई टॉफी दे देंगे तो उससे खुद ही खाएंगे, ये नहीं शेयर करते हैं, है ना? तो यही है।
ये उसी को कहेंगे स्वमोह। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें वो हम एक एक करके जो जितने भी हमारे ये हैं साइकोलॉजिस्ट है उनके अंदर पढ़ेंगे, जैसे पियाजे ने क्या कहा है, या मतलब अलग अलग तरीके से वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उन्होंने भी अलग अलग क्वालिटीज बताई हैं, पियाजे ने भी बताई हैं, कोहलबर्ग ने भी बताई हैं, व्यागस्की ने भी बताई हैं, सबने कुछ ना कुछ बताया है, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम एक आइडियल पढ़ रहे हैं कि आखिर इसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, फिर अब इसके बाद हम पढ़ेंगे परिभाषाएं। किसने क्या कहा है। सबसे पहली परिभाषा वैलेंटाइन की। किसकी? वैलेंटाइन। क्या कहा है उन्होंने कि जो सहसावस्था है, पहले बता देता हूं कि जो सहसावस्था है वो सीखने का आदर्श काल है। क्या कहा है? सहसावस्था सीखने का आदर्श काल है। फिर दूसरे थे जॉन लॉक। कौन था? जॉन लॉक। उन्होंने कहा कि बच्चा जब पैदा होता है तो वही कोरा स्लेट होता है, मतलब जन्म के समय बालक कोरा स्लेट होता है। ठीक है, फिर कहा गैसल ने कहा कि जितना बच्चा बाल्यावस्था और किशोरावस्था में सीखता उसका 2 गुना सिर्फ और सिर्फ किसमें सीख लेता है? इन्फेंसी स्टेज में। ठीक है, फिर उसके बाद वॉटसन ने कहा कि बच्चे को जो कुछ भी बनना होता है वो कितने कितने सालों में बन जाता है? 4-5 सालों में सीख लेता है या बन जाता है। ठीक है, तो हमें मेनली यही कुछ डेफिनेशन पढ़नी है। अच्छा, क्या डेफिनेशन सारी की सारी याद करनी होती हैं? नहीं, उससे मतलब हर एक साइकोलॉजिस्ट का कुछ एक टर्म याद कीजिए आप कि आखिर इसने क्या कहा है ना। जैसे अगर वैलेंटाइन की बात करें तो इन्होंने सहस्रावस्था को क्या कहा है? सीखने का आदर्श काल कहा है। वैलेंटाइन ने सहस्रावस्था को सिर्फ और सिर्फ सीखने का आदर्श काल आपको याद करना है। सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। ओके, सहस्रावस्था सीखने का आदर्श काल होती है। दूसरे थे कौन? जॉन लॉक। इन्होंने क्या कहा कि जन्म के समय बच्चा कोरा स्लेट होता है। कोरा स्लेट मतलब कोरा का समझते हैं ना, कोरा स्लेट होता है। ये किसने कहा? कोरा स्लेट। अच्छा, मैं जो जो आपको याद करना है, जो जो जिस पे ध्यान देना वो मैं अंडरलाइन किए दे रहा हूं कि सीखने का आदर्श काल किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा। कोरा स्लेट ध्यान रखना है। कोरा स्लेट किसने कहा? जॉन लॉक ने कहा। तो सीखने का आदर्श का सहसावस्था को सीखने का आदर्श का वैलेंटाइन ने। कोरा स्लेट किसने कहा? जॉन लॉक। तीसरे थे गैसेल। कौन थे? गैसेल। इन्होंने क्या कहा कि जितना बच्चा जितना बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में सीखता है उसका 2 गुना किसमें सीख लेता है? सहसावस्था में सीखता है उसका 2 गुना सहसावस्था में सीख लेता है। सीख
लेता है। ठीक है, इसमें क्या याद रखना है आपको, जितना और उतना, इसको जितना और उसका, है ना, उसका 2 गुना, जितना सीखता है उसका 2 गुना। इसमें आपको 2 वर्ड याद रखना है। ठीक है, वैलेंटाइन्स में क्या याद रखना है, सीखने का आदर्श काल। जॉन लॉक में क्या याद रखना है, कोरस लेट। और कैसल ने क्या कहा कि जितना उतना, जितना उधर सीखता है उसका 2 गुना, है ना, जितना उतना। आप इसको नोट कर लीजिए जरा। हो गया, एक दो डेफिनेशन और लिख लेते हैं। एक वॉटसन की है और एक फ्रॉड की। किसकी, एक वॉटसन और एक फ्रॉड, फ्राइड। सबसे पहले लिखते हैं वॉटसन, जेबी वॉटसन। वॉटसन ने क्या कहा कि सहसावस्था में सीखने की गति क्या होती है, तीव्र होती है। सहसावस्था में सीखने की गति तीव्र होती है। सीखने की गति कैसी होती है, तीव्र होती है। ठीक है, तो इसमें सीखने की गति तीव्र किसने कहा, मतलब सीखने की गति कैसी होती है, तीव्र होती है। ये किसने कहा है, वॉटसन ने। फिर लास्ट में हमारे बचे हैं फ्राइड। कौन बचे हैं, फ्राइड। फ्राइड ने क्या कहा है, फ्राइड ने कहा है कि बच्चे को जो कुछ सीखना होता है वह 4-5 वर्षों में सीख लेता है। सीख लेता है। ठीक है, बच्चे को जो कुछ सीखना होता है वो 4, इसमें क्या याद रखना है आपको कि जो कुछ भी सीखना होता है वो सिर्फ 4-5 वर्ष, है ना, तो किसमें 4-5 वर्ष। अगर फिर से बात करें तो वैलेंटाइन ने क्या कहा था, सीखने का आदर्श काल। जॉन लॉक ने क्या कहा था, कोरस लेट। ठीक है, फिर कौन थे, गैसल। गैसल ने क्या कहा था, जितना उतना, जितना उसका 2 गुना, मतलब जितना बाल्यावस्था और किशोरावस्था में सीखता है उसका 2 गुना किसमें सीख लेता है, किस सहसावस्था में। फिर वॉटसन ने क्या कहा, सीखने की गति कैसी है, तीव्र होती है। फ्राइड ने क्या कहा कि बच्चे को जो कुछ सीखना है वो कब, कितने दिनों में सीख लेता है, 4-5 वर्षों में। तो कुछ कीवर्ड्स ही आपको याद करने हैं, ऐसा नहीं है कि आप पूरी डेफिनेशन लर्न करें। बहुत सारे डेफिनेशन हैं, आप कितने याद करेंगे, तो कुछ कीवर्ड्स याद कीजिए। ठीक है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, उन्हीं को आप बस ध्यान रखिए, आप पहचान लेंगे, बस आपको पहचानना ही तो है। ओके, तो इसके बाद हम चलते हैं अगली स्टेज पे। अगले स्टेज का नाम है बाल्यावस्था। क्या नाम है, बाल्यावस्था। इसकी उम्र मैंने कितनी बताई थी, बताइए 6 से 12 साल। 6 से 12 साल इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, चाइल्डहुड। ठीक है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ये जो चाइल्डहुड है ये 2 उसमें विभाजित है, एक प्री और एक पोस्ट। प्री चाइल्डहुड और एक पोस्ट चाइल्डहुड। देखिए, अच्छा वो भी मैं बता ही देता हूं कि प्री जो चाइल्डहुड है वो 2 में डिवाइडेड है। किसमें, 2। कौन कौन से हैं 2, एक है प्री चाइल्डहुड और एक कौन सा है,
पोस्ट चाइल्डहुड, मतलब पूर्व और एक पश्च, है ना। तो पूर्व में इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, इसका बस हाफ, 6 से 9, 6 से 9 साल, और फिर ये कौन सी होगी, 9 से 12 साल, ठीक है। इसको बस हाफ हाफ कर देना है, ठीक है। ऐसे ऐसे ही उसमें भी आएगा, एडोलेसेंस में भी आएगा, प्री एडोलेसेंस एंड पोस्ट एडोलेसेंस, ठीक है। बाल्यावस्था को कहीं की दो जगह डिवाइड कर रखा है, एक प्री और एक पोस्ट, ओके। फिर जैसे हमने सहसावस्था में जाना था कि इसको आखिर क्या, मतलब सहसावस्था को क्या कहते हैं, वैसे सबसे पहले इसमें जानेंगे कि आखिर इसको हम कहते क्या है, किन किन और नामों से जानेंगे। सबसे पहले इसको हम जानेंगे, इसका नाम होगा गैंग एज। क्या, गैंग एज। गैंग एज का आप मतलब समझ रहे हैं कि बच्चा क्या बना के घूमेगा, गैंग, यहाँ पे उसके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल बनने लगे, वो आगे मतलब लोगों के ग्रुप में रहने लगे, ठीक है। तो ग्रुप एज एक तरीके से कह सकते हो कौन सी है, यही बाल्यावस्था, ठीक है। और उसको किस नाम से जानते हैं, ठीक है, आप गैंग एज ही जानते हैं, इंपॉर्टेंट यही है गैंग एज, ठीक है। प्ले एज भी शायद इसको कहते हैं, प्ले एज, प्ले एज, इस पे जो देखना पड़ेगा कि प्ले एज कहते हैं कि नहीं कहते हैं, लेकिन शायद प्ले एज भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसको किस नाम से जानते हैं, गैंग एज के नाम से। फिर पढ़ते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं आखिर इसमें कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो पहली विशेषता आप ये समझिए, क्या उसमें सामाजिकता और नैतिकता का अभाव था, तो इसमें क्या थोड़ा बहुत होगा कि नहीं होगा, होगा। तो सामाजिकता और नैतिकता की शुरुआत क्या हो जाएगी, इसमें शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। मतलब सोसाइटी और मोरलिटी की क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। और क्या होगा इसमें, नेतृत्व की भावना आएगी, क्या आएगी, नेतृत्व की भावना आएगी, ठीक है। तीसरा क्या होगा, चीजों का संग्रह करने, मतलब ये क्या करेगा बच्चा, क्या करेगा, चीजों को अपने पास, जैसे गुल्लक रखते हैं बच्चे, रखते हैं कि नहीं रखते हैं, और अपने पास बहुत सारी चीजें पैसा इकट्ठा करके रखते हैं, तो ये सब किसमें होगा, ये बाल्यावस्था में, चीजों का संग्रह, चीजों का संग्रह। और क्या होगा, अच्छा इसमें उसमें देखा था आपने, विकास की गति कैसी थी, तीव्र थी, लेकिन इससे विकास की गति मंद हो जाएगी, विकास की गति मंद। लेकिन क्या सारे विकास रुक जाएंगे, नहीं, इसमें एक विकास है जो बढ़ेगा, जो अपनी स्पीड से बढ़ रहा होगा, वो कौन सा है, मानसिक विकास बढ़ेगा, ठीक है, मानसिक विकास होएगा, ओके। आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बता दिया था गैंग एज, ये गैंग एज है, ठीक है, ओके। इसके बाद आगे चलते हैं, इसकी कुछ परिभाषाएं हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहली परिभाषा होगी कॉल एंड ब्रूस, इसकी कॉल एंड ब्रूस। उन्होंने क्या कहा कि ये जो है बाल्यावस्था एक जीवन का अनोखा काल है, कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताया, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। क्या है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है।
ठीक है, बाल्यावस्था को क्या कहा गया? जीवन का अनोखा काल। आपसे अगर कोई ऐसे भी पूछता है कि जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो आप कौन सी अवस्था बताएंगे? बाल्यावस्था। ठीक है, उसके बाद है किलपैट्रिक। कौन है? नहीं सॉरी, किलपैट्रिक नहीं है। किलपैट्रिक तो एडोलेसेंस में उन्होंने डेफिनेशन दी है, इसमें दी है रॉस ने। किसने? रॉस ने। रॉस ने दी है, और एक किसने दी है? रॉस ने इसे बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता का काल कहा। ठीक है, मतलब बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता का काल होता है, काल होता है। तो एक डेफिनेशन रह गई थी बाल्यावस्था की कि स्ट्रेस ने कहा है कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जो 10 वर्ष का बालक ना खेला। ठीक है, फिर इसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली अवस्था पे, वो है किशोरावस्था। कौन सी है? किशोरावस्था। किशोरावस्था की उम्र क्या है? 13 से 18 वर्ष, है ना? इंग्लिश में इसको कहते हैं एडोलेसेंस। क्या कहते हैं? एडोलेसेंस। ठीक है, अब फिर से हमें वही चीज देखनी कि आखिर इसको कहा गया, कौन कौन सा काल कहा गया है। सबसे पहले याद रखेंगे, स्टैनली हॉल ने कहा है कि ये तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल है ना। किसने कहा है? ये स्टैनली हॉल ने। दूसरा है जीवन का कठिन काल। ये कहा है किलपैट्रिक ने, यही उनकी डेफिनेशंस भी है। ठीक है, जीवन का कठिन काल कहा गया। तीसरा कहा गया जीवन का कैसा काल? वसंत काल, वसंत काल। ठीक है, जीवन का वसंत काल भी किसे कहा गया है? किशोरावस्था को। ये तीन है कि तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल किसे कहा गया? किशोरावस्था को। जीवन का कठिन काल किसे कहा गया? किशोरावस्था को। जीवन का वसंत काल किसे कहा गया? किशोरावस्था को। इसके बाद इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहली डेफिनेशन है स्टैनली हॉल की। क्या कहा? यह मतलब किशोरावस्था जीवन का तनाव, तूफान, दबाव एवं तूफान का काल, संघर्ष का काल होता है। देखिए, किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, दबाव एवं तूफान का काल होती है ना। ठीक है, तो किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, दबाव एवं तूफान का काल होती है। ये वन लाइनर भी है, समझ रहे हैं आप? ये आपका वन लाइनर भी है कि संघर्ष, तनाव, दबाव एवं तूफान का काल किसे कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है। किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है। दूसरा किलपैट्रिक ने क्या कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है वही, ये जीवन का क्या है? कठिन काल है। कि किशोरावस्था यह जीवन का
कठिन काल है, कठिन काल है। ठीक है, कि जीवन का कठिन काल किसको कहा गया है? किशोरावस्था। समझ रहे हो? जीवन का कठिन काल किसको कहा गया है? किशोरावस्था। तीसरे इसमें फिर से रॉस ने कहा है, रॉस ने क्या कहा है? रॉस ने इसको शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, कि जो किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। समझ रहे आप? ठीक है, मतलब रिपीटिशन ऑफ इन्फेंसी। क्या कहा है? कि एडोलसेंस इज द रिपीटिशन ऑफ इन्फेंसी। ठीक है, यही कहा था। किस कौन सी रिपीटिशन ऑफ इन्फेंसी किसको कहा गया? किशोरावस्था को। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। पढ़ोगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इससे कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताओं में आपने देखा होगा, सबसे पहले मैं किस पे फोकस कर रहा हूं? सामाजिकता और मौलिकता पे। तो इसमें क्या होगा? सामाजिकता और मौलिकता क्या होंगे आप बताइए? मौजूद होंगे, है ना? सामाजिकता एवं मौलिकता होती है बच्चों के अंदर, सामाजिकता एवं मौलिकता होती है ना? दूसरा क्या है? समन्वय की कमी होगी, है ना? कि बच्चे क्या होते हैं, एक वास्ट एरिया में अपने डिसीजंस लेना चाहते हैं, वो खुद में ही रहना चाहते हैं, मतलब अपना एक तरीके से अपने आप को थोड़ा एक तरीके से साबित करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लैक ऑफ एडजस्टमेंट की क्वालिटी पाई जाती है, मतलब समन्वय की कमी, समन्वय की कमी। ठीक है, तीसरा होगा समन्वय की कमी हो गया। तीसरा होगा विकास की गति कैसी होगी? विकास की गति फिर से तीव्र हो जाएगी, है ना? विकास की गति तीव्र। ओके, उसमें से ज्यादातर विकास कौन सा तीव्र हो? एक फिजिकल, मतलब शारीरिक और मानसिक। इन पे ज्यादा फोकस रहेगा, शारीरिक का सबसे तीव्र होगा और मानसिक का सबसे तीव्र। आप बताइए परिपक्वता कैसी होगी? परिपक्वता होगी, तो परिपक्वता अपने चरम पर। अच्छा, विकास की गति तीव्र के साथ साथ अधिक भी होगी, है ना? यहाँ पे क्या लिखा है? एवं उच्च। उच्च लिख लीजिए कि जो हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट किससे पाया जाएगा? हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट किसमें होगा? किशोरावस्था में। किसमें होगा? किशोरावस्था में। यहाँ पे इसको इसकी जगह आप लिख सकते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, वहां पे हाईएस्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट था किसमें? इन्फेंसी एज में, लेकिन इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट की सबसे ज्यादा बुद्धि यहीं पे तो उच्च होती है। समझदारी कहाँ पे आती है बताइए? जब इंसान लगभग 18 वर्ष का हो जाता है तभी तो कह सकते हैं कि वहां पे सबसे ज्यादा समझदार हो जाता है। ठीक है, इसके बाद उसके अंदर किसकी? अपराध प्रवृत्ति। क्या है? अपराध प्रवृत्ति, ये इंपॉर्टेंट है। अपराध प्रवृत्ति किस अवस्था में आ जाती है ना? मतलब किस अवस्था में पाई जाती है? वो कौन सी होगी? किशोरावस्था। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये थी इसकी विशेषताएं। ओके, तो हमने आज पढ़ा है डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में और उनका विस्तार से जाना है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जानी है। अगर परिभाषाओं की बात करें तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं यूपी टेट के एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके अलावा जो हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी हैं ये हर किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर सीटेट। सीटेट में अगर की बात करें तो ये सब जो विशेषताएं मैंने बताई हैं ये सीटेट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
फिर उसके अलावा अगर हम बात करें कि आगे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे पियाजे ने हर अवस्था के लिए कुछ ना कुछ बताया है ना, उन्होंने कोहलबर्ग ने कुछ और बताया, तो सबने कुछ ना कुछ बताया। तो इसके बाद हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे पियाजे की थ्योरी पे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।